आप सभी का संविधान की इस श्रृंखला में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। देखिए, जब किसी भी अधिनियम का शुरुआत होती है या किसी भी अधिनियम का प्रारंभ होगा तो अधिनियम का प्रारंभ हमेशा एक प्रस्तावना के साथ, एक उद्देश्य के साथ इसका प्रारंभ किया जाता है। देखिए, इसकी जो प्रस्तावना होगी उसके अंतर्गत उसके मुख्य आदर्श, उस अधिनियम के क्या मुख्य आदर्श हैं, उस अधिनियम के आदर्श, उसकी आकांक्षाएं, उस अधिनियम की क्या आकांक्षाएं हैं, उनका उल्लेख करती है, उनके आदर्श का, उनकी आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। और उद्देशिका अधिनियम के लक्ष्यों और नीतियों को समझाने में सहायक होती है। उनके लक्ष्यों को समझाने का काम उद्देशिका करती है और उनकी नीतियों को समझाने का काम भी उद्देशिका ही करती है। देखिए, किसी भी अधिनियम की जो प्रस्तावना होती है उस प्रस्तावना से उस अधिनियम के आदर्श, उसकी आकांक्षाएं, उसके लक्ष्य और उसकी नीतियों को समझने में सहायता प्राप्त होती है। देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये भारत के संविधान के प्रारंभिक स्थिति है या उसका जो एक उसके लक्ष्य हैं, उसकी नीतियां हैं, उसके आदर्शों को समझाने की कोशिश इस प्रस्तावना के अंतर्गत की गई है। और देखिए, संविधान की प्रस्तावना की अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो संविधान निर्माता लोग थे उन संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की एक कुंजी है, उनके विचारों को जानने की एक कुंजी है। देखिए, अब हम संविधान के जो उद्देशिका हैं उसके स्रोत को पढ़ेंगे। संविधान की उद्देशिका के स्रोत क्या क्या हैं। देखिए, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो शॉर्ट में संविधान की उद्देशिका के जो स्रोत हैं, संविधान की उद्देशिका के दो स्रोत हैं। एक स्रोत तो है जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे, उद्देश्य प्रस्ताव। ये उद्देश्य प्रस्ताव आया था 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को आया था। देखिए, 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्ताव आया था और 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। तो एक तो भारतीय संविधान की उद्देशिका का जो स्रोत हुआ उद्देश्य प्रस्ताव हुआ और दूसरा ऑस्ट्रेलिया का संविधान। देखिए, उद्देशिका का जो एक ये समझिए कि यहाँ दो उद्देशिका के स्रोत हैं। एक उद्देशिका का स्रोत है उद्देश्य प्रस्ताव और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें निहित भावनाएं, उद्देश्य प्रस्ताव जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित हैं, यानी कि उसके अंतर्गत जो शब्द हैं ये शब्द जो हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित हैं या प्रेरित हैं। देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसके प्रथम पैरा में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए और छठे पैरा में अखंडता शब्द जोड़ा गया। देखिए, अगर हम एक बात करें और यहाँ 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद जो संशोधित प्रस्तावना है जिसमें तीन शब्द समाजवादी और पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। और इसके बाद जो संविधान की प्रस्तावना बनी है उस प्रस्तावना को देखते हैं। देखिए, संविधान की प्रस्तावना की जो शुरुआत है, संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग। देखिए, अभी हम इन शब्दों को आगे पढ़ेंगे। ये जो इसमें अलग अलग शब्द आए हैं इन शब्द के अर्थ क्या हैं, फिलहाल हम प्रस्तावना को देख रहे हैं। देखिए, यहाँ प्रस्तावना में कहा गया है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और पंथनिरपेक्ष। देखिए, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द बाद में जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा।
पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए यहाँ बात अगर जस्टिस की, न्याय की जाए तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। देखिए यहाँ कहा गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। देखिए अखंडता शब्द भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949, ध्यान देंगे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने संविधान की इस प्रस्तावना के अनुसार उसको अंगीकृत कर लिया गया था। आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। देखिए इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था, और 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान की अगर बात की जाए तो इन दोनों से कॉन्सेप्ट लिया गया और उस कॉन्सेप्ट के आधार पर संविधान की प्रस्तावना बनी। बाद में इस प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ दिए गए, समाजवादी पहला पैरा में, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, और 6वें पैरा में अखंडता। और उसके बाद संविधान की जो प्रस्तावना बनी, ये प्रस्तावना आपके समक्ष है। और इस प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया था। देखिए अब इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न शब्दों को हम पढ़ते हैं, कौन कौन से शब्द इसके अंतर्गत आए। लेकिन उससे पहले हमारे समक्ष एक प्रश्न उठ खड़ा होता है, और प्रश्न है क्या उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। ये प्रश्न हमारे सामने आता है, इस प्रश्न के बारे में हम चर्चा करते हैं। सामने उठा है कि उद्देशिका संविधान का अंग है या नहीं। इस बात पर जो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो सुनवाई हुई है और उनके हिसाब से जो निर्णय दिए गए हैं, मैं उन निर्णयों की चर्चा यहाँ आपके समक्ष करता हूँ। देखिए एक मामला था बेरूबारी मामला, 1960 का ये मामला था, और इसमें उच्चतम न्यायालय ने ये स्वीकार किया था कि संविधान के अंतर्गत जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना दी गई है, ये संविधान का अंग नहीं है। ध्यान देंगे बेरूबारी मामला 1960 के अंतर्गत जो संविधान की प्रस्तावना है, उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान की प्रेरणा स्रोत भले हो सकती है, लेकिन ये संविधान का अंग नहीं है। इसके होने या ना होने से संविधान के मूल उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी मामला 1960 के अंतर्गत कहा। देखिए इसके अंतर्गत दूसरा बिंदु, इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की एक कुंजी है, लेकिन यह संविधान का अंग नहीं है। लेकिन एक दूसरा केस हुआ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का केस। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने अपने बेरूबारी मामले को पलट दिया, इस निर्णय के विपरीत चले गए, और इस निर्णय के विपरीत जाने के बाद ये कहा गया कि उद्देशिका संविधान का अंग है और अभिन्न अंग है। अंग है लेकिन अभिन्न अंग है, ऐसा अंग है जो संविधान से बिल्कुल भी अलग नहीं है। फिर इसी निर्णय में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के निर्णय में यह कहा गया कि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में या उद्देशिका में संशोधन भी किया जा सकता है, और संशोधन कैसे किया जा सकता है? अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद उसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन संसद को यह ध्यान रखना होगा कि उसके मूलभूत ढांचे पर जो संविधान है, संविधान की प्रस्तावना है, उसके जो उद्देश्य हैं, उसके जो मानक हैं,
उन मानकों को या उसके उद्देश्यों को छोड़कर उसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। देखिए प्रश्न यही बनता है कि संविधान की प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं, तो बिल्कुल संशोधनीय है। और संशोधनीय होने का उदाहरण तो हम देख सकते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके अंतर्गत 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया जा सकता है। अब देखते हैं, देखिए इसी मामले में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में ये कहा गया कि उद्देशिका में, देखिए इसमें कहा गया कि जो उद्देशिका या संविधान की प्रस्तावना है ये न्याय योग्य नहीं है। संविधान की प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य नहीं है, ये क्या बात है? इसका अर्थ ये है कि संविधान की प्रस्तावना के आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है। और जब संविधान की प्रस्तावना के आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है, लेकिन संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है, यह भी तो इसी मसले में बात कही गई है। तो ध्यान ये रखना है कि बेरुवारी मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया कि संविधान का जो अभिन्न अंग है, यानी कि इसको स्वीकार कर लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। उसके बाद यह कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है, और संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के अनुसार। लेकिन संसद संशोधन करेगी, लेकिन मूलभूत ढांचे को कोई प्रभाव नहीं देगी, उसको प्रभावित नहीं करेगी। उद्देशिका जो है वह न्याय योग्य नहीं है, उसके आधार पर कोई भी निर्णय नहीं दिया जा सकता। देखिए इसी के बाद एक और मामला हुआ गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, देखिए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस हुआ, और इस गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में न्यायमूर्ति थे हिदायतुल्ला साहब। और हिदायतुल्ला साहब ने कहा कि संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान की मूल आत्मा है। संविधान की उसको मूल आत्मा बता दिया। देखिए मैं यहाँ एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा आत्मा के संबंध में। देखिए संविधान के अंतर्गत अगर बात की जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32, देखिए ये मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 32 को, इस अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें दी गई हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इस अनुच्छेद 32 के अनुसार ही, या इस अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। और जबकि संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को जो आत्मा कहा था, प्रस्तावना को आत्मा कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो देखिए 2 प्रश्न बनते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? संविधान की प्रस्तावना को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की जो आत्मा बताया था वो किसको बताया था? अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अब हम प्रस्तावना के अंतर्गत आए शब्दों पर विचार करते हैं। देखिए संविधान की प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है, संविधान की प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसके साथ ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है। और देखिए हम भारत के लोग, यहाँ से भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत हुई है। और देखिए इसका जो तात्पर्य है, हम भारत के लोग, इसका तात्पर्य यह है कि संविधान का जो मूल स्रोत है, संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है। संविधान का मूल स्रोत कौन है? संविधान का मूल स्रोत है भारत की जनता।
स्रोत किसको बताया? संविधान का मूल स्रोत बताया भारत की जनता को। और जो समस्त शक्तियां हैं वह समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है, यानी कि जनता ही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है और संविधान का मूल स्रोत भी जनता ही है। यह बात हम भारत के लोग के द्वारा सिद्ध हो जाती है कि भारतीय संविधान का मूल स्रोत जनता है और जनता के अंदर ही समस्त शक्तियां समाहित हैं। देखिए, संविधान द्वारा प्रदत्त संप्रभुता जनता में निहित होती है, यानी कि भारतीय संविधान जो है वो जनता की इच्छा का परिणाम है, या भारतीय संविधान जनता के द्वारा बनाया गया है। देखिए, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, और उदाहरण हमारे पास ये है कि जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर की उद्देशिका पढ़ते हैं, जब हम यूएनओ के चार्टर की, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की उद्देशिका पढ़ते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की उद्देशिका भी इसी प्रकार से शुरुआत होती है। उसकी भी उसमें लिखा गया है हम संयुक्त राष्ट्र के लोग, उसमें लिखा गया है हम संयुक्त राष्ट्र के लोग, हम संयुक्त राष्ट्र के लोग। देखिए, यहाँ से संयुक्त राष्ट्र की जो चार्टर की प्रस्तावना है उसकी शुरुआत होती है, और उसमें भी यूएनओ के चार्टर में ये लिखा गया है कि हम संयुक्त राष्ट्र के लोग। और देखिए, भारत के संविधान में भी हम भारत के लोग, तो दोनों की जो शुरुआत है लगभग एक जैसी ही है। देखिए, अब अंतर्गत एक शब्द आया था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए, इस शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। देखिए, भारत अपने आंतरिक मामलों और बाह्य मामलों में किसी भी विदेशी सत्ता या विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। भारत स्वतंत्र है अपने आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में। भारत अपनी विदेश नीति और किसी के साथ संधि हो, मित्रता हो और संधि मित्रता जैसी जो स्थितियां हैं, संधि करने के लिए, मित्रता निभाने के लिए पूरे रूप से स्वतंत्र है, यानी कि वह अपनी आंतरिक और बाह्य विदेश नीति का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र है। किसी भी राष्ट्र के साथ अपनी मित्रता और संधि को दिखाने के लिए, मित्रता और संधि को करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। और इसकी जो प्रभुत्ता है, देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की जो प्रभुत्ता है, इसकी प्रभुत्ता पूर्णतः जनता में निहित है, पूर्णतः जनता में निहित है, पूर्णतः जनता के पास है। और देखिए, राष्ट्रकुल यानी कि कॉमनवेल्थ जो है, राष्ट्रकुल या राष्ट्रमंडल, राष्ट्रकुल या कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ, और इसकी जो राष्ट्रकुल या कॉमनवेल्थ की सदस्य भारत की संप्रभुता के प्रतिकूल, जो संप्रभुता भारत की है उसके प्रतिकूल नहीं है, क्योंकि इस राष्ट्रकुल या कॉमनवेल्थ का सदस्य जो भारत है वो अपनी पूर्ण स्वैच्छिक सदस्य है, अपनी पूर्ण इच्छा से इसका सदस्य है, और इसका कोई भी दबाव राष्ट्रकुल का, कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल का कोई भी दबाव भारत पर नहीं है। और इसी प्रकार आप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ समझ गए होंगे। इसका पूरा अर्थ है कि भारत अपने प्रत्येक प्रकार के मामलों के लिए स्वतंत्र है, चाहे वो आंतरिक मामले हों, चाहे वो बाह्य मामले हों, चाहे वह विदेश नीति हो, चाहे वह किसी राष्ट्र के साथ मित्रता की बात हो, चाहे वह किसी राष्ट्र के साथ संधि की बात हो। प्रश्न है समाजवादी। देखिए, इस समाजवादी सोशलिस्ट शब्द को हम समझते हैं, और सोशलिस्ट शब्द की अगर बात की जाए तो ये सोशलिस्ट शब्द पैरा नंबर 1 में 42वां संविधान संशोधन 1946 के द्वारा जोड़ा गया था, और इस शब्द को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। देखिए, भारत का जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारत में कैसे समाजवाद की स्थापना की गई है? भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना की गई है, और ये जो भारत का लोकतांत्रिक समाजवाद है, ये नेहरू की अवधारणा, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की जो एक अवधारणा थी, उन्होंने एक अवधारणा दी थी, उस अवधारणा पर आधारित है भारतीय समाजवाद। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अवधारणा समाजवाद के संबंध में क्या थी, इसको समझने का प्रयास करते हैं, समझते हैं। देखिए, समाजवाद 2 प्रकार का होता है। एक समाजवाद है साम्यवादी समाजवाद,
और एक समाजवाद है लोकतांत्रिक समाजवाद। देखिए साम्यवादी समाजवाद में जो राज्य का नियंत्रण है, राज्य का नियंत्रण, जो राज्य के नियंत्रण का अर्थ आप यहाँ ये समझिए कि जो समाजवादी व्यवस्था है इसके अंतर्गत उत्पादन के जो प्रमुख साधन होते हैं, ध्यान से सुनेंगे, जो उत्पादन के प्रमुख साधन है, देखिए जो उत्पादन के प्रमुख साधन है उन साधनों पर सरकारी नियंत्रण कैसा है, यही बात समाजवाद को प्रदर्शित करती है, यही समाजवाद है। देखिए अगर हम बात करें साम्यवादी समाजवाद की तो उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण अधिक कठोर होता है, लेकिन अगर बात करें लोकतांत्रिक समाजवाद की तो यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद में राज्य का नियंत्रण बहुत कम होता है। लेकिन भारत की अगर बात की जाए तो भारत में ना तो पूर्णतः साम्यवादी लोक समाजवाद है और ना ही पूर्णतः लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक मध्यम अवधारणा बनाई और मध्यम अवधारणा का अर्थ यह है कि साम्यवादी और लोकतांत्रिक समाजवाद का जो मिश्रित व्यवस्था है उस व्यवस्था को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में लागू किया। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साम्यवादी और लोकतांत्रिक दोनों समाजवाद को देखा और उनके मध्य की जो स्थिति है उस स्थिति को भारत में लागू किया। और आज जो भारत में समाजवाद है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही अवधारणा पर बेस समाजवाद है। यहाँ समाजवाद शब्द या समाजवादी शब्द सोशलिस्ट शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। शब्द हमारे पास है, अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर। सेक्युलर, देखिए सेक्युलर की अगर बात की जाए तो इसे भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया और इसका पंथ निरपेक्ष का जो तात्पर्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य का तात्पर्य, सेक्युलर स्टेट का जो तात्पर्य है, ऐसे राज्य से इसका तात्पर्य होता है जो किसी विशेष धर्म को मान्यता राजधर्म के रूप में नहीं देता। ऐसा कोई भी राज्य जो किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में नहीं स्वीकार करता बल्कि सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करता है, ऐसे राज्य को पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर स्टेट कहा जाता है या पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाता है। तो देखिए पंथ निरपेक्ष का बिल्कुल अर्थ स्पष्ट है कि पंथ निरपेक्ष में कोई अगर देश पंथ निरपेक्ष है, कोई राष्ट्र अगर पंथ निरपेक्ष है तो वह किसी विशेष धर्म को अपना राजधर्म स्वीकार नहीं करता बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से जो है संरक्षण प्रदान करता है, वह सभी को संरक्षण प्रदान करता है। राज्य में धर्म एक व्यक्तिगत विषय माना जाता है। देखिए पंथ निरपेक्ष जो सेक्युलर स्टेट हैं उनमें जो धर्म है, धर्म को क्या माना जाता है, व्यक्तित्व माना जाता है, व्यक्तित्व धन इसको मान लिया जाता है। और ये जो है यहाँ धर्म राज्य का यानी कि धर्म जो है राष्ट्र का विषय नहीं होता। यहाँ धर्म जो उसको मानने वाले लोग हैं वो अपने अनुसार किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, राज्य उनको इक्वल संरक्षण देने का काम करेगा। शब्द हमारे पास है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, देखिए डेमोक्रेसी लोकतंत्र के क्या मायने हैं, इसका अर्थ क्या है, इसको समझते हैं। देखिए लोकतंत्र का जो तात्पर्य है, लोकतंत्र का तात्पर्य है लोगों का तंत्र। लोकतंत्र का तात्पर्य है लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन। लोकतंत्र लोगों का तंत्र है जो जनता का शासन जिसको बोलते हैं। देखिए अगर बात अब्राहम लिंकन की करें तो अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र डेमोक्रेसी को किस प्रकार से परिभाषित किया था। इन्होंने कहा था कि लोकतंत्रात्मक शासन जो है वो जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा स्थापित शासन होता है। ये अब्राहम लिंकन की थ्योरी थी डेमोक्रेसी के संबंध में। लोकतंत्र शासन जो है वो जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा स्थापित होता है। ये डेमोक्रेसी की परिभाषा थी अब्राहम लिंकन के द्वारा। देखिए भारत में जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। भारत के अंदर जनता जो है वो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उनको चुनने के बाद भारत में जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उस लोकतांत्रिक प्रणाली का निर्माण करती है और उनके द्वारा यानी कि उनके माध्यम से शासन चलाने का काम करती है भारतीय जनता। और देखिए
इसे अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली या प्रतिनिधि प्रणाली कहा जाता है। प्रतिनिधि प्रणाली में जो जनता होगी वो अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी और उनके द्वारा ही शासन जो चलाया जाएगा या उनके द्वारा ही शासन को स्थापित किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट शब्दावली हमारे पास है गणराज्य है। गणराज्य का अर्थ समझते हैं। गणराज्य क्या है, जिसको हम कहेंगे रिपब्लिक। गणराज्य यानी कि रिपब्लिक। रिपब्लिक देखिए भारत एक गणराज्य है। भारत एक गणराज्य है। इससे यह तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष जो होगा, भारत का राष्ट्राध्यक्ष जो होगा वो निर्वाचित होगा, यानी कि उसको चुना जाएगा, वह वंशानुगत नहीं होगा। वह वंशानुगत नहीं होगा। देखिए भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा उसका चुनाव होगा, वह किसी वंश के आधार पर वंशानुगत नहीं होगा। गणराज्य के अंतर्गत सभी नागरिक इक्वल होते हैं, सभी नागरिक समान होते हैं। अतः जो लोग हैं गणराज्य के, वो किसी भी पद के लिए निर्वाचित हो सकते हैं। यहाँ की राष्ट्राध्यक्ष के पद के लिए भी वो निर्वाचित हो सकते हैं। ये स्वतंत्रता उनके पास है। संविधान की प्रस्तावना के द्वारा अपने नागरिकों को न्याय और स्वतंत्रता तथा समानता सुनिश्चित कराने का संकल्प लिया गया है। देखिए भारतीय संविधान में न्याय जो है वो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। जबकि स्वतंत्रता की अगर बात की जाए तो विचारों की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। देखिए अगर यहाँ समानता की बात की जाए, समानता की अगर बात की जाए तो समानता के संबंध में यहाँ प्रतिष्ठा की समानता की बात की गई है। प्रतिष्ठा की समानता की बात की गई है और यहाँ अवसर की समानता की बात की गई है। अवसर की समानता की बात की गई है। देखिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली जो बंधुता है, निश्चित करने वाली बंधुता का संकल्प यहाँ लिया गया है। और देखिए अखंडता शब्द को जो जोड़ा गया है, अखंडता शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है अखंडता शब्द। और देखिए यहाँ अगर बात की जाए तो संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया था। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार कर लिया था। और अब इस जो संविधान को स्वीकार करने की जो तारीख थी यानी कि 26 नवंबर को, अब हम विधि दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। वर्तमान में 26 नवंबर विधि दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, विधि दिवस के रूप में। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन उद्देश्य और आदर्शों को व्याख्यात किया गया है, जिनको वहाँ दिखाया गया है, उनकी व्याख्या मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मौलिक कर्तव्यों में भी की गई है। हमारे संविधान निर्माता जो थे वो एक ऐसे राज्य यानी कि ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते थे जो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय पर आधारित हो। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, बहुजन सुखाय के सिद्धांत पर आधारित हो। देखिए भारत के जो संविधान निर्माता लोग थे वो भारत को एक ऐसा लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते थे जिसका उद्देश्य बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का उद्देश्य जिसका हो। देखिए संविधान की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। यह बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है संविधान के लिए, संविधान की प्रस्तावना। और संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन जब संशोधन किए जाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन तो हो लेकिन उसके मूल ढांचे को कोई भी नुकसान वो संशोधन ना पहुंचा पाए। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 का जिक्र एक बार और कर लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 की अगर हम बात कर लें तो इसके अंतर्गत 3 शब्द जोड़े गए थे।
देखिए पैरा नंबर 1 में समाजवादी, समाजवादी, और पैरा नंबर 1 में ही पंथ निरपेक्ष, ये दोनों शब्द पैरा नंबर 1 में जोड़े गए थे, पैरा नंबर 1 में। जबकि अखंडता जो शब्द था, अखंडता शब्द, ये पैरा नंबर 6 में जोड़ा गया था। ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो हम कुछ प्रश्नों की चर्चा यहाँ कर लेते हैं, और प्रश्न हमारे पास कुछ इस प्रकार से हैं, केवल चर्चा हमें प्रश्नों पर करनी है। उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा किस वाद में दी गई थी? देखिए आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, इसको बोलते हैं आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस वाद में दिया गया था? तो ध्यान देना है कि आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत था यह दिया गया था केशवानंद भारती बनाम, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में, बनाम केरल राज्य, और यह वाद था 1973 का। और इस वाद में एक सिद्धांत दिया गया था जिसको कहा गया था आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, उद्देशिका के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें है? देखिए जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की जो भाषा है, उस प्रस्तावना की भाषा के अनुसार जो शासन की सर्वोच्च सत्ता है, प्रस्तावना के अनुसार शासन की सर्वोच्च सत्ता, शासन की सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च सत्ता ये किस में समाहित है, किसके पास है? तो देखिए वी द पीपल, हम भारत के लोग। तो भारत की जो प्रस्तावना है उसके अंतर्गत जो शासन की सर्वोच्च सत्ता है वह भारत की जनता, भारत की जनता में निहित है। फिर हमारे पास प्रश्न है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या अर्थ है? देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों को, उन मामलों के संबंध में पूर्णतः स्वतंत्र है, चाहे वह मित्रता हो, चाहे वह संधि हो, चाहे वह अपने बाह्य मामले हों, चाहे वह आंतरिक मामले हों, सब के लिए भारत जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र है, पूर्णतः स्वतंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, भारत के संबंध में धर्मनिरपेक्षता का सही भाव क्या है? या भारत के संबंध में पंथ निरपेक्षता का सही भाव क्या है? तो देखिए पंथ निरपेक्षता का जो सही भाव है, पंथ निरपेक्षता का, और पंथ निरपेक्षता का सही भाव यहाँ बनता है कि इस पंथ निरपेक्षता के अनुसार भारत का कोई राजधर्म नहीं है, भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, यानी कि भारत का कोई राजधर्म नहीं है। राजधर्म का अर्थ यहाँ समझिए कि भारत किसी भी विशेष धर्म को संरक्षण नहीं देता, सारे धर्मों को समान मानता है। तो भारत समस्त धर्मों को, भारत समस्त धर्मों को समान संरक्षण देता है, समस्त धर्मों को समान संरक्षण देता है, समान संरक्षण देता है, यानी कि भारत के अंदर कोई भी धर्म विशेष धर्म नहीं है, समस्त धर्म बराबर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है? देखिए इस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। आत्मा के संबंध में आपको बताया था कि आत्मा के संबंध में बात अगर अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार की जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा बताया था। और अगर बात की जाए संविधान की प्रस्तावना की, तो संविधान की प्रस्तावना को भी आत्मा बताया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो संविधान की प्रस्तावना भी आत्मा है और अनुच्छेद 32 भी आत्मा है, तो ये आत्मा के संबंध में है। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित जो उद्देश्य हैं और आदर्श हैं उनकी व्याख्या संविधान में कहाँ की गई है? तो ये व्याख्या में अभी आपको बताया था कि संविधान के अंतर्गत ये व्याख्या मूल अधिकारों में है, फंडामेंटल राइट्स में है, मूल अधिकारों में। उसके साथ साथ राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अभी अगली क्लास में हम इन सबको पढ़ने वाले हैं। और उसी के साथ साथ मूल कर्तव्यों में भी इसकी झलक दिखाई देती है, मूल कर्तव्यों में भी इसकी झलक है।
तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्य हैं वो और कहाँ दिखाई देते हैं? मूल अधिकारों में दिखाई देते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिखाई देते हैं, और मूल कर्तव्य के जो अध्याय हैं उनमें भी ये बातें दिखाई देती हैं। देखिए एक प्रश्न हमारे पास और है, इस प्रश्न को भी देखते हैं। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय, देखिए ऐसा कौन सा वाद था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 16 तथा 39 के, अनुच्छेद 16 और 39 के अंतर्गत स्त्री तथा पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ध्यान देंगे 39 के में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, समान कार्य के लिए समान वेतन, और ये महिला पुरुष के संबंध में है, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, का अधिकार एक संवैधानिक लक्ष्य है। यह बात की गई थी रणधीर सिंह बनाम भारत संघ में, यह बात की गई थी रणधीर सिंह बनाम भारत संघ में, ध्यान देंगे। देखिए वास्तव में इसका सार जो है वो यह है कि यहाँ अवसर की समानता है ना, अनुच्छेद 16 में यहाँ समानता, अवसर की समानता लोक नियोजन वगैरह के संबंध में, और 39 के में समान कार्य के लिए समान वेतन, और ये जो सारे लक्ष्य थे ये किस लक्ष्य के यानी कि किसके अंतर्गत संवैधानिक लक्ष्य इनको बताया गया था, ये बताया गया था मूल अधिकारों के संबंध में, और मूल अधिकारों के संबंध में एक निर्णय दिया गया था, और निर्णय था रणधीर सिंह बनाम, ये निर्णय था रणधीर सिंह बनाम भारत संघ, और इसके मामले में कहा गया था कि ये जो उद्देश्य हैं ये भारत के संवैधानिक लक्ष्य हैं या संविधान के लक्ष्य हैं। और देखिए यहाँ अनुच्छेद 14 में जो विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, और अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता की बात की गई है, और 39 के में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। ये हमारे कुछ मुख्य प्रश्न थे, और एक दो प्रश्न और देख लेते हैं। देखिए संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की अगर कुंजी की बात की जाए तो ये है संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, और प्रस्तावना को ही हम संविधान के निर्माताओं की जो उनके विचार थे उन निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी हम उनको कह सकते हैं, है ना। और देखिए किस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो ये हम बेहतर तरीके से जानते हैं किस मामले में कहा गया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, है ना। और यही कहा गया था कि जो संविधान की प्रस्तावना है वह संशोधन योग्य है। आज की क्लास यहीं तक, और कल हम पढ़ेंगे, कल के हमारे विषय होंगे संविधान की विशेषताएं और उसके साथ साथ नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो हम कुछ प्रश्नों की चर्चा यहाँ कर लेते हैं, और प्रश्न हमारे पास कुछ इस प्रकार से हैं, केवल चर्चा हमें प्रश्नों पर करनी है। उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा किस वाद में दी गई थी? देखिए आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, इसको बोलते हैं आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस वाद में दिया गया था? तो ध्यान देना है कि आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत था यह दिया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में बनाम केरल राज्य, और यह वाद था 1973 का, और इस वाद में एक सिद्धांत दिया गया था जिसको कहा गया था आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, उद्देशिका के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें है? देखिए जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की जो भाषा है, उस प्रस्तावना की भाषा के अनुसार जो शासन की सर्वोच्च सत्ता है, प्रस्तावना के अनुसार शासन की सर्वोच्च सत्ता, शासन की सर्वोच्च सत्ता ये किस में समाहित है, किसके पास है? तो देखिए वी द पीपल, हम भारत के लोग, तो भारत की जो प्रस्तावना है उसके अंतर्गत जो शासन की सर्वोच्च सत्ता है वह भारत की जनता में निहित है। फिर हमारे पास प्रश्न है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या अर्थ है? देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों को
उन मामलों के संबंध में पूर्णतः स्वतंत्र है, चाहे वह मित्रता हो, चाहे वह संधि हो, चाहे वह अपने बाह्य मामले हों, चाहे वह आंतरिक मामले हों, सबके लिए भारत जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र है, पूर्णतः स्वतंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, भारत के संबंध में धर्मनिरपेक्षता का सही भाव क्या है, या भारत के संबंध में पंथ निरपेक्षता का सही भाव क्या है। तो देखिए, पंथ निरपेक्षता का जो सही भाव है, पंथ निरपेक्षता का, और पंथ निरपेक्षता का सही भाव यहाँ बनता है कि इस पंथ निरपेक्षता के अनुसार भारत का कोई राजधर्म नहीं है, भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, यानी कि भारत का कोई राजधर्म नहीं है। राजधर्म का अर्थ यहाँ समझिए कि भारत किसी भी विशेष धर्म को संरक्षण नहीं देता, सारे धर्मों को समान मानता है। तो भारत समस्त धर्मों को समान संरक्षण देता है, समस्त धर्मों को समान संरक्षण देता है, समान संरक्षण देता है, यानी कि भारत के अंदर कोई भी धर्म विशेष धर्म नहीं है, समस्त धर्म बराबर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है। देखिए, इस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। आत्मा के संबंध में आपको बताया था कि आत्मा के संबंध में बात अगर अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार की जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा बताया था। और अगर बात की जाए संविधान की प्रस्तावना की, तो संविधान की प्रस्तावना को भी आत्मा बताया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो संविधान की प्रस्तावना भी आत्मा है और अनुच्छेद 32 भी आत्मा है, तो ये आत्मा के संबंध में है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित जो उद्देश्य हैं और आदर्श हैं, उनकी व्याख्या संविधान में कहाँ की गई है। तो ये व्याख्या में अभी आपको बताया था कि संविधान के अंतर्गत ये व्याख्या मूल अधिकारों में है, फंडामेंटल राइट्स में है, मूल अधिकारों में। उसके साथ साथ राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अभी अगली क्लास में हम इन सबको पढ़ने वाले हैं। और उसी के साथ साथ मूल कर्तव्यों में भी इसकी झलक दिखाई देती है, मूल कर्तव्यों में भी इसकी झलक है। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्य हैं वो और कहाँ दिखाई देते हैं, मूल अधिकारों में दिखाई देते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिखाई देते हैं, और मूल कर्तव्य के जो अध्याय हैं उनमें भी ये बातें दिखाई देती हैं। देखिए, एक प्रश्न हमारे पास और है, इस प्रश्न को भी देखते हैं। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय, देखिए ऐसा कौन सा वाद था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 16 तथा 39 के, अनुच्छेद 16 और 39 के अंतर्गत स्त्री तथा पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ध्यान देंगे, 39 के में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, समान कार्य के लिए समान वेतन, और ये महिला पुरुष के संबंध में है, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। का अधिकार एक संवैधानिक लक्ष्य है, यह बात की गई थी रणधीर सिंह बनाम भारत संघ में, यह बात की गई थी रणधीर सिंह बनाम भारत संघ में। ध्यान देंगे, देखिए वास्तव में इसका सार जो है वो यह है कि यहाँ अवसर की समानता है ना, अनुच्छेद 16 में यहाँ समानता, अवसर की समानता लोक नियोजन वगैरह के संबंध में, और 39 के में समान कार्य के लिए समान वेतन। और ये जो सारे लक्ष्य थे ये किस लक्ष्य के, यानी कि किसके अंतर्गत संवैधानिक लक्ष्य इनको बताया गया था, ये बताया गया था मूल अधिकारों के संबंध में। और मूल अधिकारों के संबंध में एक निर्णय दिया गया था, और निर्णय था रणधीर सिंह बनाम, ये निर्णय था रणधीर सिंह बनाम भारत संघ। और इसके मामले में कहा गया था कि ये जो उद्देश्य हैं ये भारत के संवैधानिक लक्ष्य हैं या संविधान के लक्ष्य हैं। और देखिए यहाँ अनुच्छेद 14 में जो विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, और अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता की बात की गई है, और 39 के में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। ये हमारे कुछ मुख्य प्रश्न थे, और एक दो प्रश्न और देख लेते हैं। देखिए, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा जाता है। तो संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की अगर कुंजी की बात की जाए तो ये है संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, और प्रस्तावना को ही हम संविधान के निर्माताओं की जो उनके विचार थे
उन निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी हम उनको कह सकते हैं, है ना। और देखिए किस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो ये हम बेहतर तरीके से जानते हैं किस मामले में कहा गया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, है ना। और यही कहा गया था कि जो संविधान की प्रस्तावना है वह संशोधन योग्य है। आज की क्लास यहीं तक, और कल हम पढ़ेंगे। कल के हमारे विषय होंगे संविधान की विशेषताएं और उसके साथ साथ नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।